नमस्कार दोस्तों, भारत कोल्ड अकेडमी में मैं भरत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरे द्वारा समय समय पर आपके लिए एक उचित मार्गदर्शन किया जा रहा है यूपीएसआई के लिए। उसी के संबंध में जो ये दूसरी वीडियो बनाई जा रही है, इससे पहली वीडियो बनाई गई थी वो बनाई गई थी हिंदी के विकास के लिए। देखिए, यूट्यूब पर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मैं इस बात का आपसे वादा करता हूं, जब आप इस वीडियो को पूरे मन से देख चुके होंगे तो वीडियो देखने के बाद आप चाहे किसी भी किताब से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लगा कर देखिए तो 100% कुछ नहीं होता, लेकिन 99% क्वेश्चन जो भी होंगे आपको जरूर मिल जाएंगे यदि आप इस तरह से इसको अच्छे याद कर लेंगे और ये वीडियो आप एक बार देख लेंगे। मैंने पूरी ही वर्णमाला को इस वीडियो के अंदर समाहित किया है और पूरा ये प्रयास किया है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ना हो, बहुत कम समय में हो। और यदि आपको लगता है मेरे द्वारा बनाई गई पहली वीडियो और ये आपको काफ़ी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की। देखिए, यदि मैं वर्ण की बात करूँ, वर्णमाला की, कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस यदि होता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है, ये प्रश्न बनता है अपने आप में कि वाक्य की या शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाक्य की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं। तो वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। वर्ण कह लीजिए या ध्वनि कह लीजिए। और अलग अलग किताबों में हो सकता है आपको अलग अलग देखने के लिए बात मिले, फिर भी आइए बात करते हैं इसके लिए। तो देखिए, अगर बात करें कुल वर्णों की तो कुल वर्ण होते हैं 52। और यदि मूल वर्ण की बात करें कि मूल वर्ण हैं कितने, तो मूल वर्ण है 42। ये आगे बताऊंगा कैसे होते हैं, ये आप याद रखिए। तो वर्णमाला में यदि मैं बात करूं वर्ण की, तो देखिए टोटल मिलाकर जैसे कुल वर्ण थे हमारे 52 में 13 हमारे स्वर होते हैं और 13 हमारे तो स्वर और 39 होते हैं हमारे व्यंजन। ये बात आप भली बात ही जानते हैं, वर्ण क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। वर्ण स्वर की यदि मैं बात करूं, स्वर है क्या, तो आप ये समझ लीजिए, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, तथा जो स्वरों की सहायता से जो बोले जाएंगे उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। ये स्वर है, ये व्यंजन है। अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा कि स्वर जो है 11 होते हैं, तो कहीं कहीं मिलेगा 13 होते हैं। दरअसल बात क्या है, दो होते हैं आपके ये अं और अञ्य। ये इन्हों बोलते हैं अयोगवाह स्वर। ना तो ये स्वर माने जाते हैं और नहीं ये व्यंजन माने जाते हैं। तो कई बार इन्हें मान लिया जाता है और कई बार इन्हें नहीं माना जाता है। तो यदि हम इनको हटा देते हैं तो कुल मिलाकर बचते हैं 11, इनके सहित होते हैं 13। जैसे अन्य इसको बोलते हैं अनुस्वर और अञ्य को बोलते हैं विसर्ग। तो अन्य और अञ्य ये दोनों ही अयोगवाह स्वर है। कई बार पूछा जाता है कि बताओ किसे अयोगवाह स्वर बोलते हैं, तो ये दोनों ही अयोगवाह स्वर हैं। यदि उन्होंने हार्ड कुछ ज्यादा ही करते हैं तो पहले वाले को इसको बोलते हैं अन्य को अनुस्वर और इसको बोलते हैं विसर्ग। इसके बाद मैंने पूरा प्रयास किया है इसको बांटने का। अब वर्णों को जो बांटते हैं 3 विभागों में, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। देखिए, यदि आप चाहते हैं इसको नोट करना तो नोट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है पहले यदि आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। दरअसल ये है क्या? हास्य स्वर का मतलब होता है वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए केवल एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा जैसे ए, ई, उ, रे, तो इन्हें बोलने में केवल एक मात्रा का समय लग रहा है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, कई बार इन्हें लघु स्वर भी बोल देते हैं। आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर की, जिन्हें बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, या आप ये कह लिए 2 गुना 2 मात्राओं का समय लगता है, उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ। परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, इनमें से आपको कोई भी एक दे देगा वर्ण, बताओ कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो सबसे पहली बात आपको याद करना है, अयोगवाह स्वर में ए और अञ्य आएंगे, ह्रस्व स्वर में ए, ई, उ और रे आएंगे, दीर्घ स्वर में ये आ,
ई उ, ये है ए ई उ रे, और ये आ ई उ, तो ये बड़े हैं इसलिए दीर्घ बोलते हैं इसको। एक प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर का मतलब है जिसे बोलने के लिए 3 मात्राओं का समय लगे। देखो इसको बोलने में 1 मात्रा का समय लग रहा है ए, इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लग रहा है आ। और यदि प्लुत स्वर की बात, संयुक्त स्वर को अभी छोड़ दीजिए, संयुक्त स्वर के लिए अभी इसे बोलने के लिए कितनी मात्राओं का समय लगेगा, 3 मात्राओं का। कैसे? दरअसल ये अभी प्रयोग नहीं किया जाता, प्राचीन समय में ये प्रयोग किया जाता था। आप देखेंगे जो हमारे पुराने वेद हैं उनमें भी कई बार लिखने को मिल जाएगा, कई बार लिखा रहता है ओम, इस तरह का ओम लिखा रहता है। तो ये दरअसल कैसे इसको समय लगता है, आप जैसे किसी को कभी आवाज लगाते हैं, जैसे मान के चलो राम की मैं बात करता हूँ, आपका कोई भाई है राम या आपका कोई दोस्त है राम, ये आप नाम लेंगे उसका राम होगा 2 मात्रा दीर्घ स्वर। लेकिन यदि आपको उसको लंबी भाषा में ये लगाना होगा तो आपको बोलूंगा राम, ऐसे बोलते ना, राम श्याम। तो ये जब 3 मात्राओं का समय लगना प्रारंभ हो जाए तो यहाँ प्लुत स्वर आ जाता है। ऐसी ओम होता था ओम, तो ये 3 मात्राओं के समय लगता है। आइए बात करते हैं संयुक्त स्वर की। दरअसल आपने अभी तक पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन, आप बिल्कुल ये सही पढ़ रहे हैं, गलत नहीं है। संयुक्त स्वर भी है और संयुक्त व्यंजन भी है। जब वो पेपर को थोड़ा हार्ड कर देगा तो उस संयुक्त व्यंजन न पूछकर संयुक्त स्वर के बारे में पूछेगा। इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? इधर आ जाता हूं, इधर से देखिए। संयुक्त स्वर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए ये 4 होते हैं, ए ओ औ, और ये मिलकर बने होते हैं। ये जो स्वर होते हैं 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए है तो ए और ई से मिलकर बनेगा तो ए, और जब ए बनाना होगा तो ए और ए मिलकर बनेगा। ऐसे ही ओ ए और उ मिलकर बनेगा, और औ ए और औ मिलकर बनेगा। तो इसलिए ये है संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर आपका हो गया। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है। एक बार यदि आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके काम आए। मैं थोड़ा हट जाता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके अलावा आप इधर आ जाइए। स्वरों को कुछ और अधिक चीजों में बांटा गया है, जैसे जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर कैसे स्वर? आपकी जीव जो है, जीव जो है वो 3 भाग हैं इसके, एक अगला भाग है, एक बीच का भाग है, एक पिछला भाग है। तो जीव के आधार पर स्वरों को बांटा गया है 3 भागों में। कई बार ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जीव के आधार पर स्वरों कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्चात। अब से पिछली बार जितनी बार भी प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि बताओ मध्य स्वर क्या है। पिछली बार यूपीएसआई में, या अभी जो एक एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 और उससे 18 में दोनों एग्जाम में, दोनों में पूछा गया था। तो आप इनको भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। अगर स्वर में आते हैं ई ए, मध्य में का ए, और पश्चिम स्वर में आता है आपका आ उ औ ये आएंगे। अब बात करते हैं मुख के आधार पर स्वर। मुख के आधार का मतलब है आप जब स्वरों को बोलते हैं तो आपका मुंह कितना खुलता है, कितना नहीं खुलता। तो मुख के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जीव के आधार पर 3 प्रकार के, मुख के आधार पर 4 प्रकार के। कैसे? विवर्त, अर्धविवर्त, संवर्त और अर्धसंवर्त। अच्छा, दरअसल विवर्त का मतलब क्या है? वी का मतलब होता है पूरा, वर्त का मतलब होता है वर्त के समान। जब आपका मुंह पूरा वर्त के समान बन जाए, ठीक है, ये आप ये कह लीजिए, जब आपका मुंह पूरा खुल जाए, पूरा खुल जाए, तो विवर्त उसको कहेंगे हम। तो ऐसे कितने शब्द है? ऐसा सिर्फ एक ही आपका वर्ण होगा, सॉरी, वर्ण आ। आप देखेंगे बोलेंगे आ, तो केवल इसी में आपका पूरा मुंह खुला होगा। विवर्त, पूरा मुंह खुल जाए तो आ ही आएगा विवर्त में। अब संवर्त की यदि बात करूं, संवर्त का मतलब होता है बंद होना। ई उ उ, तो आप इसमें देखेंगे अधिकतर आपका मुंह है 99% बंद ही रहता है। ई उ, इसमें नहीं खोलने की जरूरत पड़ेगी। अब अर्धविवर्त का मतलब है जिसमें मुंह आधा खुला हुआ हो, और अर्धसंवर्त का मतलब है जिसमें मुंह आधा बंद हो। ये भी आपको अच्छे से याद करना होगा। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज है और याद करना एक अलग चीज है। फिर से आपको कहता हूं, यदि आप ये वीडियो 15 मिनट की वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको नोट करके आप इसको याद कीजिए। याद करने के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप ऐसे मत करना बच्चों, कोई टेस्ट, जैसे ही हम इसका टेस्ट देंगे इसके बाद में कल मैं पूरी कोशिश करूंगा, कल मेरा प्रयास रहेगा कल मैं इसका टेस्ट दे दूं। तो
आप ये पूरा पूरा प्रयास आपको रखना है कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो विवर्त में आ, अर्धविवर्त में ए ओ, समवर्त में जिसमें मुंह बंद रहता है लगभग ई ऊ, और अर्ध समवर्त में जिसमें मुंह आधा बंद रहता है ए और ओ। अब आता है ओटो के आधार पर। ओटो के आधार पर क्या होता है? ओटो के आधार पर दो भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है वर्तमुखी, एक होता है अवर्तमुखी। वर्तमुखी का मतलब है जिन स्वरों को बोलने के लिए हमारे होठ गोल हो जाएंगे उनको कहेंगे वर्तमुखी, ठीक है। और जिन्हें बोलने के लिए हमारे होठ गोल नहीं होंगे उन्हें बोलेंगे अवर्तमुखी। तो देखिए आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। यहाँ देखेंगे आप ऊ, ओ, औ, औ, इन्हें बोलने के लिए हमारे होठ गोल हो रहे हैं तो ये वर्तमुखी है। अवर्तमुखी में क्या है? ए, आ, ई, ए। इसके बाद एक प्रश्न कई बार पूछ लिया था इसलिए मैंने लिख दिया। पूछते हैं कि बताओ वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों को जो व्यवस्थित समूह को कहा जाएगा वो वर्णमाला कहा जाएगा, न कि शब्दमाला कहा जाएगा। जो वर्णों को व्यवस्थित समूह कहा जाता है वो वर्णमाला कहा जाता है, न कि शब्दमाला। कई बार या वाक्यमाला वहां पर आ जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। ये प्रश्न दरअसल पहले कई बार पूछा जा चुका है इसलिए मैंने आपको बताया। तो जहां तक मेरा मानना है आपको, हाँ, एक होता है मौखिक और एक निरानुनासिक। जो नाक से बोले जाते हैं वो अनुनासिक होते हैं, और जो नाक से नहीं बोले जाएंगे वो मौखिक होते हैं, ठीक है। वो आप उसको देख लेना, अनुनासिक और मौखिक। जिसे बोलने के लिए जिन स्वरों को ये आई है, अंग है, ये बोलते हैं तो इसमें नाक की आवाज आती है तो नाक के साथ बोले जाएंगे। मौखिक जो सादे बोले जाएंगे ए, आ, ए, ये मौखिक होते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है ये आपका ये पूरा हुआ। इसके बाद में ये हमारा जो पार्ट है व्यंजन, हम इसको देखते हैं। तो अब आइए बात करते हैं। तो आइए और अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। जैसे इसके मैंने वर्ण के आपको दो हिस्से बताए थे। पहला बता दिया मैंने आपको स्वर पूरा, और अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में मैंने आपको बताया जो थे 39 थे। 39 में यदि मैं मूल व्यंजनों की बात करूं, यदि एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि बताओ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वहाँ आपको 39 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहाँ आपको मिलेगा 33। तो आपको 33 पे लगाना क्योंकि वो मूल व्यंजन वो पूछते हैं। तो 33 आप लगाएंगे प्लस 6। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। चलो बात करते हैं। और देखिए इधर है, तो दरअसल मेरा भी तो चेहरा आपको देखते रहना चाहिए ना। आओ, जैसे व्यंजन में वर्गीय व्यंजन की बात करते हैं। वर्गीय व्यंजन को हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इसके बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे, पूरा है, पहले छोटा छोटा आप पढ़ लीजिए। बात करते हैं अंत्यस्थ व्यंजन की। देखो पहले मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। 25 और 4 29 और 4 33, ये मूल हो गए पूरे, यही 33 हैं। 33। तो पूछा है उन्होंने कि अंत्यस्थ किसको बोलते हैं? अंत्यस्थ का मतलब होता है जिन्हें स्वरों को बोलने के लिए सांस अंदर की तरफ खींचा जाता है उनको बोलते हैं अंत्यस्थ। और सांस जब बाहर छोड़ा जाता है उसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। आप बाउल का देखो अब बोलोगे ये, रे, ले, वे। तो जब आप इन शब्दों को, इन वर्णों को बोलते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता हो जैसे हम सांस को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। लेकिन जब से और है बोलते हैं, से और है, तो इसमें हवा बाहर आती है। ऐसे मुंह का हाथ लगाइए, बोल के चेक कीजिए सर। लेकिन से है तो देखेंगे हवा बाहर की तरफ आ रही है, तो सांस बाहर की तरफ छोड़ा जा रहा है। तो ये अंत्यस्थ है, ये उसमें है। ये आगत आए, आगत में मतलब दूसरी भाषा से लिए गए वर्ण। ये फारसी शब्द होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कौन सी फारसी, जैसे नाम होता है जफर, सफर, इस तरह के जितने भी शब्द होंगे उनमें आता है। दूसरा संयुक्त, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था संयुक्त स्वर। अब बात करें संयुक्त व्यंजन की। देखिए अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय श्रमिक, ये चारों ही संयुक्त व्यंजन है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है बताओ ये किससे मिलकर बनी है। तो आप देखेंगे, से को देखेंगे, अक्षय त्रय को, ये बना है कै और से, इससे मिलकर बना है। त्रय बना है तय और रे से मिलकर। अज्ञ आपका बना है जय और अण, ये, और श्रेय बना है से और रे से मिलकर। तो ये यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये केवल बहुत बार बनता है सबसे ज्यादा। और जो इसे थोड़ा हार्ड कर देगा तो आपसे संयुक्त स्वर पूछ लेगा। उसके बाद अंत्यस्थ हो गया, उसमें हो गया, आगत हो गया, संयुक्त हो गया, वर्गीय व्यंजन।
वर्गीय व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। आओ मैं बात कर लेता हूँ। और उष्ण व्यंजन को संघर्षी कहते हैं। उष्ण को कहते हैं संघर्षी। तो पहले बात कर लेता हूँ। देखो वर्ग है क्या, वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया? वो इसे 5 वर्गों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5। किसके आधार पर? ये बांटा गया है मुंह के आधार पर। सबसे पीछे आप देखिए कंठ होता है, यहाँ पर देखिए आप कंठ, उससे ऊपर आएंगे जो जीभ के ऊपर की जगह होती है, खाली जगह जीभ लगाओगे, इसको बोलते हैं तालव्य। इससे जो आप आगे आएंगे जीभ, मूर्धन्य होता है, फिर दंत्य होता है और ओष्ठ्य होता है। कंठ मतलब कंठ से जितने भी वर्ण बोले जाते हैं वो कंठे होते हैं। आप उसे याद कर सकते हैं। पहले आप इन वर्गों को याद कर लीजिए, ठीक है? तो कंठ्य, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। अब इसके वर्ग को याद कर लीजिए। पहले वर्ग में जैसे मैंने ऐसे याद किया था, मैं पहली बार तैयारी कर रहा था कि कच्छ टतप, कच्छ टतप, कच्छ टतप, तो उसको याद हो जाएगा। तो देख कंठे में कौन कौन से, ये तो आपको याद रहेगा कंठे से। तो पहले में कौन है? कै खे गे गे अण। देखो कै खे गे गे अण। तालव्य में चे छे जे जे अण। मूर्धन्य में टे ठे डे डे अण। ते थे दे दे ने, पे फे बे बे ने। ये ओष्ठ्य हैं। अब आपने ऊपर देखा होगा मैंने लिखा है एगोस अल्पप्राण, एगोस महाप्राण, संगोस अल्पप्राण, संगोस महाप्राण, संगोस अल्पप्राण। देखो किसी भी वर्ग का एक अक्षर छोड़ोगे एक को लोगे, एक छोड़ोगे एक को, मतलब यदि मैं अल्पप्राण और महाप्राण की बात करूं तो एक अल्पप्राण होगा दूसरा महाप्राण होगा, एक अल्पप्राण होगा दूसरा महाप्राण होगा। आप ऐसे देखेंगे। कई बार एगोस में लिख दिया जाता है किताबों में कि पहला, तीसरा और 5वें वर्ग जितने भी होंगे सब अल्पप्राण होंगे। लेकिन आप ऐसे याद रखिए, आप मान के चल सकते हैं जैसे 2 भाई होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। जैसे आप देखें कै और खे, अब खे में भी कै की कहीं ना कहीं साउंड आ रही है, कै खे, तो लग रहा है खे बड़ा भाई है। जैसे बै भै, लग रहा है बै छोटा भाई है, बै भय बड़ा भाई है। तो जिसमें दम लगे, आपको लगता है ताकत है इसमें, तो वो महाप्राण है। ये बात आप सीधे समझिए। कै अल्पप्राण, खे महाप्राण, गै अल्पप्राण, गै महाप्राण, फिर वो अल्पप्राण है 5वां। दूसरा एगोस सेगोस की, एगोस और सेगोस। देखो पहले 2 वर्गों के जितने भी वर्ण होंगे सारे एगोस होंगे, ठीक है? और बाद के तीनों वर्ग जो होते हैं वो संगोस होते हैं, या घोष भी इसको केवल बोलते हैं, घोष ही बोलते काम चल जाएगा। पहले 2 एगोस, बाद। अब प्रश्न कैसे पूछते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप छह उठा लेगा या ठह उठा लेगा, बताओ ठह कहाँ से बोला जाता है? कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है, ओष्ठ्य है। आपको याद होगा मूर्धन्य है तो आप इसको बता देंगे। आप इसको पहले ऐसे याद कर लो, जब क्या तो याद रहेगा, ताला चाबी ऐसे याद रख लीजिए। दंत तय आ रहा है, ओ पी कुछ भी याद, ऐसे कुछ भी तरीका है आप इसको याद कर लो पूरा मन लगा के। तो आप ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा, आप बड़ा विचलित होंगे ये बात देखकर कि मैंने ये क्यों लिख दिए यहाँ पर। दरअसल ये अलग से हैं और इनका भी कई बार उच्चारण स्थान ये पूछ लेते हैं। ये जो बांटा गया उच्चारण के आधार पर है, तो केवल ये पूछ लिया जाता है कि ए आ या है अन्य का उच्चारण स्थान बताओ। तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? देखो ये संघोष है, अल्पप्राण की बात छोड़ दीजिए, ये क्या है आप ये देख लीजिए बस। ये जो है यहां से जाएंगे कंठ्य है, या देखोगे ये से ई, ये सब क्या है? तालव्य है। ऋषि से और रे, ये क्या है? मूर्धन्य। से दंते में आएगा और उ और औ ये दोनों ही ओष्ठ्य में आएंगे। तो इसलिए मैंने इनके उच्चारण स्थान केवल पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहीं पर नोट डाउन कर दिए हैं। दूसरा नीचे यदि आप पाओगे, ये पूछता है अंत्यस्थ जो वर्ण होते हैं आपके, ये रे लेवे, ये रे लेवे, ये अंत्यस्थ। अच्छा एक चीज मैं यहीं पे लिख देता हूं, अर्धस्वर, ये भूल गए थे, इसे ठीक कर लेते हैं। ये और वह, यह और वह। अब यहां से शुरू करते हैं। अंत्यस्थ में क्या आएगा? अंत्यस्थ ये रे लेवे। अंत्यस्थ जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, लेकिन ये संघोष होते हैं। अब बात करते हैं उसमें की।
ये होते तो महाप्राण है लेकिन अघोष होंगे। तीसरा, डे और डह की यदि आप बात करोगे, इसको द्विगुणित या उच्छिप्त व्यंजनी बोलते हैं। कारण है इसका, इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं आप, डे और डह, यह पढ़ना पढ़ना। तो कई बार पॉइंट लगा दी ना ये वाला, जैसे एक डे ये वाला यूज करते हैं हम, डे ले लीजिए, कहीं आपको ये मिलेगा कहीं ये भी मिलेगा। तो ये दो तरह से यूज होता है, इसलिए आप इसको द्विगुणित बोलते हैं, उच्छिप्त बोलते हैं। दूसरा, ये और वह को अर्धस्वर बोलते हैं। अर्धस्वर क्यों बोलेंगे? ये और वह को, इसका बोलने का सही सा ये है, आप बोलो यह है। तो आप देखेंगे जब यह में यह की ताकत, यह का अपना मान कम है और ए आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, यह ऐसी वह, तो इसलिए इसको अर्धस्वर बोलते हैं। दूसरा जो मैं वर्ण पढ़ाया, ये बात मैंने ऊपर लिखी थी, जो आपके स्वर थे वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे, वो आ जाते जैसे ए, आ, ई, उ, औ, ए, ओ। लेकिन ये जो होंगे, ये जितने भी वर्ण होंगे, जितने भी व्यंजन है, ये सारे ही स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता कै बोला जा रहा है, कै, तो आप बोलेंगे कै के बाद में आप देखेंगे ए आ रहा है, कै में भी ए आ रहा है। तो जब भी व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, इसके लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। तो आपने ये बात देखी ली होगी। ये एक मैंने आपको पढ़ा दिया। कुल मिला के 39 है, मूल हो गए 33, पेपर में आएगा 33 आप लगाएंगे। वर्गीय 25 होते हैं। हाँ, वर्गीय व्यंजन वो आपसे पूछ लेता है, वर्गीय स्पर्शी कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंत्यस 4 होते हैं, ये रह लो। उष्ण होते हैं 4, श है। आगत होते हैं 2, ऐसा कोई भी आप देखेंगे। संयुक्त मैंने आपको 4 बता दिए। ये कंठे हैं पूरा, ये तालव्य है। इसके अलावा आप किसी प्रकार की भी कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं, मैंने इसी में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं। यदि आपको लगता है मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों का प्यार बनेगा जब भी आप बात पढ़ेगी। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न हैं जो बार बार आगे पूछे जाते हैं, अब हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। और आओ अब बात करते हैं, कुछ प्रश्न है जो बार बार पूछे जा रहे थे, मतलब इसी से संबंधित हैं, तो एक बार इनको भी दोहराते हैं। इससे पहले फिर से मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरे द्वारा ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि हो सकता है तो आप इसको जो शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार रहेगा तो आगे वीडियो लगातार बनती रहेगी। आइए बात करते हैं। देखिए, वाक्य और शब्द की न्यूनतम इकाई। देखिए, न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ण है, और वर्ण को मैंने अभी आपको बताया था, वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। तो वाक्य या शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ण है या ध्वनि है। दूसरा, कुल वर्ण कितने? ये प्रश्न पूछा जाता है। कुल वर्ण में 52 होते हैं, लेकिन ये पूछता है कि व्यंजन कितने हैं, ये व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं? तो 33 लगाते हैं, 33, 44 नहीं लगाते, 33 लगाते हैं। और यदि स्वर की बात पूछेगा तो 11, और ये 11 नहीं होगा तो 13 लगाएंगे, और यदि दोनों होते हैं तो 11 लगाएंगे। दूसरा, रे को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित का मतलब रूढ़ा करने वाला। ले को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ए को शहीद वर्ण कहते हैं। ए को शहीद वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कै, खे, गे, गे, चे, छे, जे, जे, ये सब के साथ आ रहा है, मान इसका कुछ है नहीं, तो इसलिए उसको शहीद वर्ण बोलते हैं। दूसरा, है को काकल्य या स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। इसको है को काकल्य या स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी कहते हैं। दूसरा, वर्गीय व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहते हैं। इससे पहले बताया मैंने आपको स्पर्श व्यंजन इन्हीं को बोलते थे। 4 ये वर्ण है, चे, छे, जे, जे, को स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन है, उनके अंदर थोड़ी सी ज्यादा, इसमें ज्यादा हमें संघर्ष करना पड़ता है, स्पर्श संघर्षी हैं। और उष्ण व्यंजन जितने भी हैं उन्हें संघर्षी बोलते हैं, थोड़ा संघर्ष उसमें ज्यादा, स, और है। दूसरा, कुछ वर्ण ऐसे बच्चे थे जिनका हमें उच्चारण स्थान नहीं पता लग रहा कहाँ से बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ाया था कि ऐसे बोल, तो इसमें जैसे रे और ले का अभी तक हमने नहीं बताया, तो ये दरअसल किसी एक जगह से नहीं बोले जाते। दंत मूल, दंत और मूल 2 जगह से बोले जाते हैं, इसलिए कुछ दंत मूल वतस्य व्यंजन कौन से? तो रे और ले। कुछ दंत ओष्ठ्य, मतलब दांत और ओष्ठ से मिलाकर वह होता है, वह,
दांत और ओष्ठ, अब देखेंगे वह। दूसरा कंठ और ओष्ठ से ओ और औ, और कंठ और तालु से ए और औ। तो ये सभी आपने देख ही लिया, मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया गया, इसमें सभी तरह की चीज सम्मिलित कर दी गई हैं। फिर भी आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, उस टेस्ट में यदि कोई प्रश्न छूटा होगा तो उसमें हम डाल देंगे। लगभग 100 क्वेश्चन का मैं टेस्ट रखूंगा और देखता हूं आप इसमें कितना कर पाएंगे। कॉमन में सारा इसमें रख दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट फिर से करता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कम से कम अपने 2 दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे इससे थोड़ी सी मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लगातार बनाता रहूं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।